क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज़ नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है वो प्रोसेस जिसके द्वारा ब्लड का प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमोपोइसिस। तो हेमोपोइसिस में क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन, ये ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, चाहे ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो बोन मैरो में होता है। ठीक है। अब यदि यहाँ पे कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो न्यू ब्लड सेल्स होते हैं उसमें वो संख्या इसकी कितनी होगी, तो 10⁻11 to 10⁻12 इतने न्यू सेल्स जो होंगे वो डेली प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के द्वारा। ठीक है, ताकि जो लेवल है उस सर्कुलेशन में उसका बना रहे सेल्स का लेवल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फंक्शन ऑफ आरबीसी। आपको पूछा जा रहा है वो आरबीसी जो है उसका साइट ऑफ फंक्शन जो होगा वो कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड। यानी आरबीसी जो है, यदि सिर्फ आरबीसी का फंक्शन पूछा जाता तो वो हो जाता क्या, जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज में ये हेल्प करता है, यानी उसको कैरी करता है और कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं पूरे हर एक बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाता है, और वहाँ से जो CO2 होता है उसको कैरी करके फिर लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये काम होता है आरबीसी का। लेकिन जब साइट ऑफ फंक्शन पूछा जाता है आरबीसी का तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट इज इंक्रीज इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जिसमें आरबीसी काउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीसीथीमिया। ठीक है, ये पॉलीसीथीमिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीसीथीमिया के बारे में यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो नंबर्स होगा रेड ब्लड सेल्स का वो इंक्रीज हो जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, इसका रीजन जो है और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो थिकर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जी पॉलीसीथीमिया के केस में क्या होता है, जो ब्लड हमारा जो होता है वो और भी ज़्यादा विस्कस हो जाता है। ठीक है, अब यदि और भी बात किया जाए तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इसमें रिड्यूस हो जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं कि पॉलीसीथीमिया के केस में आरबीसी जब इंक्रीज होता है तो जिस वजह से जो प्लाज्मा का वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एनीमिया काउज ड्यू टू विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है जो एनीमिया विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी की वजह से होता है वो कौन सा एनीमिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब यदि हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में बात करें तो ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करता है कि रेड ब्लड सेल जो होता है इसमें क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जर होता है नॉर्मल से। ठीक है, और यदि हम माइक्रोसाइटिक के बारे में यदि हम बात करें तो माइक्रोसाइटिक में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा रेड ब्लड सेल होगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, हमारे जो टिश्यू हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे उनको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यदि हम नॉर्मोसाइटिक के बारे में बात करें तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जो एक ऐसा ब्लड प्रॉब्लम है जिसमें कि जो साइज होता है आरबीसी का वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसकी जो नंबर्स होती है आरबीसी की वो इसमें कम होती है नॉर्मोसाइटिक में। ठीक है, और एक रेयर कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी जो होता है वो न्यू ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना कम कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब यदि हम एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात करें तो ये एक डिजीज है जिसमें कि जो हमारा बॉडी होता है वो सेल्स को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है। ठीक है, सफिशिएंट नंबर में वो सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है प्लास्टिक एनीमिया में। क्लियर है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग फ्लोइंग न्यूट्रोफिल इज द यंगेस्ट वन। आपको पूछा है इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से यंगेस्ट वन जो होगा वो न्यूट्रोफिल जो होगा उसके पास कितना लोब्स होना चाहिए उसका न्यूक्लियस का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लोब। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में तो ये वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, और ये जो टाइप है ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी 55 to 70% जो होता है वाइट ब्लड सेल्स का वो न्यूट्रोफिल होता है। अब यदि हम बात करें इसके नॉर्मल रेंज के बारे में तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो WBC का रेंज होता है वो कितना होता है, वो 4000 to 11,000 ये रेंज जो होता है
इतना WBC पर मिली सेंटीलीटर, ठीक है। और यदि न्यूट्रोफिल के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे 1500 to 8000, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स पर मिली सेंटीलीटर। तो इतना जो होता है ये होता है। और ये करता क्या है, यदि फंक्शन कभी आ जाए तो इसका मेन काम होता है ये जो टिश्यू होते हैं उसको हीलिंग करने का काम इनका होता है, ठीक है। इन्फेक्शन को भी रिसॉल्व करने का भी इनका काम होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज्ड एंड एक्सक्रीट। आपको पूछा जा रहा है प्लाज्मा सेल क्या सिंथेसाइज करता है और एक्सक्रीट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अब यदि हम बात करें प्लाज्मा सेल के बारे में, तो प्लाज्मा सेल जो होता है इसको हम लोग प्लाज्मा बी सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल ही होता है और ये क्या करता है, ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है, ये तो आपको पता है। और ये सेक्रीट करेगा लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बोन मैरो इन एडल्ट। एडल्ट में पूछा जा रहा है जो टोटल वॉल्यूम होगा बोन मैरो का वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4000 ml, ठीक है। यानी ये 4000 ml जो होता है ये नॉर्मल रेंज होता है, यानी टोटल वॉल्यूम जो होगा बोन मैरो वो कितना होगा एडल्ट में, तो 4000 ml, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बोन मैरो एट बर्थ। बर्थ के टाइम में जो टोटल वॉल्यूम होता है बोन मैरो का वो कितना होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 70 ml, ठीक है। आपको याद रखना है कि बर्थ के टाइम में कितना होता है, तो 70 ml जो होता है वो बोन मैरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, येलो मैरो कंसिस्ट विच टाइप ऑफ सेल। आपको पूछा है येलो मैरो जो होता है उसमें किस टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैट सेल, ठीक है। तो ऐसे भी पता है कि बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो 2 टाइप्स का, एक रेड बोन मैरो होता है और दूसरा जो होता है येलो मैरो होता है। येलो मैरो जो होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो स्टोरेज, ये फैट्स को स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो फैट्स होगा येलो मैरो में वो ये बाद में एनर्जी देने के लिए होता है, यानी ये इसका इस्तेमाल जो होता है जब हमें एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे ये जो फैट सेल्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इससे हम लोग ये जो येलो मैरो होते हैं और जो स्टोर करते हैं ये सेल्स को, इनको हम लोग एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो फैट्स जो येलो मैरो में स्टोर होते हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड इज नॉन एज। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड होता है उसमें जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो यदि इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। और यदि कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच एंटीकोगुलेंट इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर ऑस्मेटिक फैसिलिटी टेस्ट। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि बेस्ट माना जाता है ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेरिन। अब यदि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट के बारे में, तो ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट जो होता है वो मेज़र करता है रेड ब्लड सेल की एबिलिटी को कि वो कितना ज़्यादा फ्लूइड को टेक कर सकता है बिना लाइज हुए, ठीक है। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसके रेसिस्टेंस को देखते हैं कि वो हेमोलाइज, यदि हम उसको बहुत सारे इंक्रीजिंगली डाइल्यूट सेलाइन सॉल्यूशन में उसको इमर्स करते हैं तो देखते हैं कि वो रेसिस्टेंस टू हेमोलाइज, इस चीज़ को हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैन बी टेस्टेड बाय विच टेस्ट। आपको पूछा जा रहा है एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होता है उसको टेस्ट करते हैं, किस टेस्ट के द्वारा उसको टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी सारे टेस्ट दिए गए हैं, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रिसिपिटेशन, ये सारे जो हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ब्लड RBC आर मोर फ्रेजाइल। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो है वो कौन से ब्लड में RBC जो होंगे वो ज़्यादा फ्रेजाइल होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनस ब्लड। जो वेनस ब्लड होता है तो वेनस में ब्लड जो होता है वो ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे इसका मेन रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा अनबाउंड आयंस की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वीनस रेड ब्लड सेल्स में वो राइज हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, अनबाउंड आयंस ये मेन कारण है, ठीक है। एक्स्ट्रा अनबाउंड आयंस के कारण ये ऐसा होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम काउज इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल फ्रेजिलिटी। आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन से एंजाइम्स की कमी होगी जिसके वजह से जो रेड ब्लड सेल फ्रेजिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G6PD। अब यदि हम G6PD के बारे में बात कर लेते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये G6PD जो है डिफिशियंसी जो है एक मोस्ट कॉमन रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड इसको हम लोग जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, जो कि काउज किसकी वजह से होता है, तो G6PD की वजह से। ठीक है, यानी इस एंजाइम्स की कमी होगी तो उसकी वजह से ये जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ हेपेरिन इज यूज टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब पूछा जा रहा है वो कितने यूनिट होंगे हेपेरिन के जो कि रिक्वायर्ड होंगे ब्लड को प्रिवेंट करेंगे कोगुलेट होने से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए जो है 1 to 5 mg पर ml, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 to 5 mg जो होंगे वो पर ml ब्लड के लिए कोगुलेट होने से वो उसको प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मा सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। पूछा जा रहा है जो प्लाज्मा सेल है वो फॉर्म्ड होता है, किससे फॉर्म्ड होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, यानी जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो बी लिम्फोसाइट से फॉर्म होते हैं। ये वाइट ब्लड सेल ही है बी लिम्फोसाइट, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपको पूछा जाए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर कितना होगा PRP को स्टोर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है किसके लिए, PRP के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंक फॉर ओपन हार्ट सर्जरी। आपको पूछा जा रहा है यानी ब्लड बैंक के लिए जो ओपन हार्ट सर्जरी होता है तो उसके लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट जो होता है वो बेहतर होता है। तो सबसे बेहतर एंटीकोगुलेंट कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन। ठीक है, आपको याद रखना है हेपेरिन जो होगा वो ओपन हार्ट सर्जरी के दरमियान जो होता है वो बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट रिक्वायर्ड एट्रियल ब्लड। तो आपको पूछा जा रहा है जो वो कौन सा टेस्ट है जिसके लिए एट्रियल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, ब्लड गैस एनालिसिस के लिए एट्रियल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये रीज़न पूछा जा सकता है कि आखिरकार क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आखिर इसमें होता क्या है, जो गैस जो होंगे और जो पीएच लेवल होंगे एट्रियल ब्लड में वो बिल्कुल डिफर करेंगे किससे, वेनस ब्लड से। ठीक है, तो इस कारण से जो एट्रियल ब्लड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड गैस एनालिसिस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ल्यूकीमिया। अगर पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप का ल्यूकीमिया है जिसमें जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है वो प्रेजेंट होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्यूट ल्यूकीमिया। ठीक है, जो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है उसमें क्या होता है, उसके साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में आपको पता ही है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, जो प्लेटलेट काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।